अस्सलाम वालेकुम मिस सुमेरा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दें ताकि मैं फिर शुरू करूं। हेलो जी मिस सुमेरा, प्लीज़ कंफर्म कर दें आप मुझे कि आवाज़ आ रही है। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर आप जवाब दे दें तो मैं चलता हूं फिर आगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ इंक्लूडेड नहीं होता। नॉर्मली जो पीएमआई का जो फ्रेमवर्क है उसमें इस नॉलेज एरिया को प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट कहा गया है। तो ये तो चूँकि मैंने नेट से पिक्चर उठाई है तो इसमें उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में था, तो चूँकि थोड़ा बहुत हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट को भी डिस्कस करेंगे तो इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड किया है। उसके बाद अब इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलता है। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती है नीड्स कि आप जो प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं या तो किस उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो अगर इस इनिशियल अगर आपको लेक्चर्स याद हो तो उसमें आपको बताया गया था कि 4 तरह की नीड्स होती हैं: सोशल नीड, लीगल नीड्स, मार्केटिंग नीड्स और टेक्नोलॉजिकल नीड्स। तो आइडेंटिफाई द नीड कि किस वजह से प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है। राइट स्पेसिफिकेशंस। TOR स्टैंड्स फॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस और ये SOW इज स्टेटमेंट ऑफ वर्क। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जो है बेसिकली जो कंसल्टेंट्स नॉर्मली जो हायर करते हैं तो उसको उनको आप क्या काम असाइन करते हैं वो बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं, TORs कहलाती है। तो अक्सर आपने जैसे अगर आप न्यूज़ अगर सुनते हो तो उसमें आपको अक्सर सुना होगा कि जी वो जो भी आपका ये जो काम है उसका मैंडेट क्या है। तो वो जो मैंडेट होता है बेसिकली वही TOR कहलाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसका है, जो मुखफ़फ़ है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। उसके बाद चूज अ प्रोक्योरमेंट मेथड। देन ये जो चूज अ प्रोक्योरमेंट मेथड जो है वो अभी हम आगे चलेंगे तो इसमें और क्लियर होगी बात। प्रिपेयर सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट्स। ये जो वर्ड सॉलिसिटेशन है ये 2004 वाला जो एडिशन था PM बॉक गाइड का उसमें बेसिकली ये वर्ड यूज़ होता था, जो कि अब इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। तो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में अब इसका नाम मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि बीच में कहीं पर आपको नज़र आएगा तो मैं बता दूंगा, बल्कि शायद है भी इस स्लाइड में। सीक, क्लैरिफाई एंड क्लोज ऑफर्स। तो ये जो सीक, क्लैरिफाई एंड क्लोज ऑफर्स का मतलब ये है बेसिकली कि जब आप अच्छा अब ये तो मैं इसका एक बिग पिक्चर दिखा रहा हूँ इस वक्त आपको। इसमें एक्चुअली कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेट कर रही है वो अभी आगे जब हम ये इसमें टेंडर नोटिस वगैरह की थोड़ा सा डिस्कशन आएगा तो उसमें मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। So you don't have to worry about the terminology which has been used in this slide. We evaluate offers, then award contract, negotiate the contract, manage the contract, and evaluate the procurement. ये है बेसिकली फ्रेमवर्क पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट की ये जो SOW स्टेटमेंट ऑफ वर्क या TOR को दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि स्कोप की बात कर रहा है।
you have to identify or you have to write specifications of the entire project. उसके बाद चूज अ प्रोक्योरमेंट मेथड कि आपने किस मेथड के तहत प्रोक्योर करना है। यहाँ मेथड से जूम रहा था बेसिकली वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होगा वो किस तरह का होगा, वो है प्रोक्योरमेंट मेथड। देन प्रिपेयर सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोक्योरमेंट का जो पूरा प्रोसेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने बनानी है। उसके बाद उसको ये बेसिकली जो प्रिपेयर सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट्स को हम अगर आम फैम ज़बान में समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। तो आपने अक्सर अखबार में देखा होगा, ख़ास तौर पे जो संडे के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, टेंडर नोटिस, और वो जो सा एग्जांपल्स हैं वो अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। वो बेसिकली आपके सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद एक इसकी मीटिंग होती है वो जिसमें ये जो टेंडर नोटिस है, जो पूरा उसके अंदर जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो चीज़ें, इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि वो जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है वो एक्चुअली ये होता है। तो अब आप कहेंगे कि अगर यहाँ पर ये बन गया था तो फिर इसको यहाँ पे हम क्या चीज़ बनाने की कोशिश करें, तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो आप इनिशियल टेंडर नोटिस बनाते हैं और उसके अगेंस्ट जब आपको बिड्स रिसीव होती हैं तो उनको फिर सामने रखते हुए ये बैक एंड पे ये काम हो रहा होता है कि बाय द टाइम ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये नॉर्मली तकरीबन 3 महीने का टाइम निकल जाता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो इस दौरान में फिर ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर हो चुके होते हैं। वो फिर इसकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ये बेसिकली इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको हम इस मीटिंग का नाम भी अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, मैं भी आपको बताऊंगा, इसमें है आगे मैंने लिखा हुआ है वैसे। जो जितने जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें आते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है जिसमें आप जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्लैरिफाई करते हैं। फिर उसके अगेंस्ट आपको जो बिड्स और रिसीव होती हैं उनको आप इवेलुएट करते हैं। उसकी बेसिस पे आप फिर अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हैं और उसे अवार्ड करने के बाद आप उसकी निगोसिएशन करते हैं जिसमें आप उसकी निटी-ग्रिटी जो मैंने आपको बताया थी कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक पेज जो है उसको आपने साइन करना होता है, पढ़ लिख पढ़ के करना होता है। फिर आप उसको थ्रू आउट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। एंड वंस एवरीथिंग इज कंप्लीटेड तो फिर आप इस पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि हमसे कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं। उसको फिर लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना के और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में आपका एरिया चला जाता है। फिर आइंदा वाले प्रोजेक्ट्स में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज in a very brief, you can say, uh, so the whole process is all about. This is a sample template of statement of work. Statement of work में आपने जो चीज़ें दिखानी होती हैं, ये sample है. Let me tell you loud and clear that this is a sample. It is not the actual document. Actual document vary करता है organization to organization. आप जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो पहले आपने वहाँ जाके अगर आपको ये काम असाइन होता है तो आपने उसको बनाना नहीं है, बल्कि इसको आपने जो ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर अगर आप उसको फाइन ट्यून करते हैं अपने हिसाब से तो दैट इज़ ओके। इसका रीज़न ये है कि जो जिस नई जगह पे जहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ जब भी आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो यू विल हैव टू फेस resistance from the people working in that organization already। तो उनके जहन में फिर ये आता है कि अभी कल का बच्चा आके और अब हमें सिखाएगा कि हमें काम कैसे करना है, तो यू विल फेस रेजिस्टेंस। तो उसका तरीका ही होता है कि आप बहुत ही स्लोली अपने जो आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं और बहुत सटल तरीके से। ये सटल का जो वर्ड मैंने यूज़ किया है वो उसकी स्पेलिंग है SUBTLE, इसमें बी साइलेंट है। तो ये सटल बहुत ही किसी को मैं गैर महसूस तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आइडियाज़ को। तो इसमें स्कोप ऑफ वर्क होता है, लोकेशन ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस, डिलीवरेबल स्केड्यूल, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। तो मोर और लेस जो आप देखेंगे भी तो उसमें हो सकता है कि हेडिंग में थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो, लेकिन वो पूरा जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा वो इन्हीं पैरामीटर्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा।
So this is the simple statement of work template. How do we manage procurement? तो आपने मैनेज कैसे करना है जी? There are four processes of procurement. तो अभी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि सॉलिसिटेशन जो डॉक्यूमेंट था ये 2004 वाले पीएम बॉक गाइड में ये वर्ड इन्होंने यूज किया था, जिसको अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इसके साथ कंडक्ट प्रोक्योरमेंट। यस, तो आपने पहले प्लान प्रोक्योरमेंट, फिर कंडक्ट करना है, फिर एडमिनिस्टर करना है, देन क्लोज। तो पहले 6 प्रोसेसेस होते थे, अब इसको उन्होंने रिड्यूस करके 4 कर दिया है और उसके नाम भी चेंज कर दिया। सो यू डोंट हैव टू वरी, पिछले वाली स्लाइड को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने अब जिस जो जो करंट एडिशन है पीएम बॉक्स 6, उसके हिसाब से आपने इसको कंडक्ट प्रोक्योरमेंट करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोक्योरमेंट वही मैनेज प्रोक्योरमेंट जो अभी हमने पिछली उसमें बताया था कि मैनेज करना होता है। तो प्लान, कंडक्ट, एडमिनिस्टर एंड देन क्लोज प्रोक्योरमेंट। प्लान प्रोक्योरमेंट, अब उसमें क्या क्या चीजें आपने देखनी होती हैं। तो वेदर टू प्रोक्योर, हाउ टू प्रोक्योर, व्हाट टू प्रोक्योर, हाउ मच टू प्रोक्योर एंड व्हेन टू प्रोक्योर, ये हैं वो सवाल जो आपने अपने आप से करने हैं। इनके जो आंसर्स होंगे वो आपका प्लान प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो इसका भी आपने बेसिकली, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली नहीं बनाने चाहिए, लेकिन अभी भी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर स्टिकिंग टू ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन। आइडियली इसके लिए मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि आप इसके इन सब चीज़ों के लिए आप इसके टेम्पलेट्स बनाएं। और वो टेम्पलेट्स जो है उसका सैंपल मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नेट जो है वो गूगल आपको, वहाँ पर आप जब लिखेंगे इसके हवाले से तो आपको बेताशा टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। उन टेम्पलेट्स को 4-5 को देखने के बाद उसमें से जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं कि ये होनी चाहिए, उसको सामने रखते हुए आप अपना एक टेम्पलेट बनाएं और उसको फिर सर्कुलेट कर दें अपनी टीम में। तो वो फिर उसको पूरा फिल आउट करेंगे, देन योर होल डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड। 75% of procurement managers' time is spent on fighting fires. Fighting fires means उसमें वो मतलब उसको कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही होती हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो वो उनको ही मैनेज कर रहा होता है एंड वो नई चीज़ नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास इसकी प्लानिंग प्रॉपर होगी तो यू विल हैव नो इश्यूज एज सच। और इसका जो वन गो में अगर कोई चीज़ इसको कवर करती है तो उसका टेम्पलेट है, जो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि टेम्पलेट्स आर वेरी वंडरफुल आइडिया टू मैनेज अ प्रोजेक्ट। आपको वन गो में, और एक्चुअली जैसे अगर आप ये कहेंगे कि तो फिर ये सॉफ्टवेयर किस वजह से होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आपको जो इश्यूज आते हैं और जो जिन टेम्पलेट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ दोनों में फ़र्क ये कि सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल चीज़ है। उसके लिए आपको कंप्यूटर पे लॉग इन होना पड़ेगा, फिर आप उसको सिक्वेंशियली उस स्लाइड तक पहुंचेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था। अगर आपका बहुत ही इफेक्टिव प्लान है और आप वेयर यू आर वेरी कंफर्टेबल यूजिंग एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा, तो इशू नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो देन यू विल हैव टू गो थ्रू हैसल। और उसको जब आपने अगर ओवरकम करना है तो यू जस्ट सिंपली make a template and you can start filling it out and you will have the whole idea of planning process of the procurement in one go. टूल्स एंड टेक्निक्स इसमें आपको बताया था कि या तो मतलब मेक करना है या बाई करना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हाउ टू प्रोक्योर, व्हाट टू प्रोक्योर, हाउ मच टू प्रोक्योर, वेदर टू प्रोक्योर, या फिर मतलब आपने उसको लीज पे ले लेना है। तो वही यहाँ पर इसने बताया कि मेक अ बाय एनालिसिस डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी मेड or performed inside the organization or purchased from someone else. Often involves financial analysis. तो इसमें at the end of the day आपको हर लिहाज से जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है वो है फाइनेंसिस के ऊपर। Experts both internal and external can provide valuable inputs into procurement decisions. Uh, तो आपकी जो पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें अगर आप रेलिवेंट एक्सपर्ट से अगर इन टच हैं तो दे प्रोवाइड वेरी वैल्यूबल इनपुट्स इनटू your procurement decisions, and there is no harm in getting in touch with people whom you confide in. Make or buy example, अब make or buy से मुराद क्या थी, उसकी एक बहुत ही छोटी सी एक सिंपल सी एग्जांपल है which will help you understand what exactly do we mean by make or buy example.
So assume you can lease an item you need for a project for $150 per day. To purchase the item, the investment cost is $1,000 and the daily cost would be another $50 per day. तो अगर आप कोई चीज़, अब यहाँ पर जो चीज़ की बात हो रही है तो मैं उसकी एग्जांपल बता दूं कि यहाँ पर उसने नाम तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सपोज करें जी आपका कोई कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पर आपको पता है कि नॉर्मली या तो अगर कि इलेक्ट्रिक से आप सप्लाई लेते हैं तो उसके चार्जेस बहुत हाई होते हैं। तो अगर आप वहाँ से सप्लाई लेते हैं तो भी फिर भी आपकी स्टैंड बाय जनरेटर ज़रूर रखना होता है, तो यू नेवर नो कब लाइट नहीं होती। तो एक तरह से ये समझ लें कि ये जो बात हो रही है वो एक जनरेटर की बात हो रही है। तो उसका कहना ये है कि अगर आप लीज पे लेते हैं तो 150,000 पर डे उसकी कॉस्ट आती है, और अगर सपोज करें कि आपने उसे परचेज करना है तो उसकी कॉस्ट है समझें $1,000। तो एंड द डेली कॉस्ट वुड बी अनदर $50 पर डे। तो अब यहाँ पर उसने ये बताया कि ये है सिचुएशन। How long will it take for the lease cost to be the same as the purchase cost? This is question number one. And the second question is, if you need the item for 12 days, should you lease it or purchase it? तो अब हम यहाँ पर बेसिकली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं क्वांटिफिकेशन के जरिए। आप नंबर्स के जरिए से आप इसको वर्कआउट कर रहे हैं, and you are trying to quantify whether to make a generator and or to buy a generator। तो यहाँ पर मेक जनरेटर में आप यूँ समझ लें कि अगर बना लेते हैं तब यहाँ पर मेक और बाय का डिसीजन, इसमें एग्जांपल में जो इसको समझाने की कोशिश की है वो ये है कि या तो आप परचेज कर लें या लीज पे ले लें। तो लीज पे लेने का मतलब ये कि आपने लिया और जब आपका काम खत्म हो गया तो आपने वापस उसको दे दिया, और उस दौरान में जो भी टीयर होती है तो वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप परचेज कर लेते हैं तो फिर उसका वी टीयर मेंटेनेंस और फ्यूल ये सारी चीज़ें फिर आप देखते हैं। सो अब ये है सवाल, अब इसको आप इसको क्वांटिफिकेशन में आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द होल आइडिया, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि वेदर टू बाय इट और लीज इट। सेट अप एन इक्वेशन सो द मेक इज इक्वल टू द बाय। इन दिस एग्जांपल यूज द फॉलोइंग इक्वेशन। Let D be the number of days to use the item. So $150 per day था, तो 150D is equal to 1000। अब इसने 1000 के साथ उसने 50D क्यों साथ में लगाया? इसलिए कि जो आपने जनरेटर लिया है वो ऐसे ही तो नहीं चलेगा कि आपने वहां से मार्केट से उठाया और उसको चलाना शुरू कर देंगे। आपको उसमें डेली फ्यूल डालना पड़ेगा। ये जो $50 यहाँ पर शो हो रहा है वो $50 फ्यूल की कॉस्ट है। अब ये जो $150 है ये आप जब लीज पे ले रहे हैं तो ये अब आपने ये भी देखना है कि वहां से अगर वो आपको इसके साथ इंक्लूडेड नहीं मिल रहा है फ्यूल तो फिर वो $50 यहाँ पर भी ऐड है। तो उस सूरत में फिर इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। बट एनीवेज फॉर द टाइम बीइंग लेट इट बी लाइक दिस दैट $150 is equal to $1,000 plus 50D। Solve for the D, solve for D as follows. Subtract 50D from the right side of the equation to get $100 is equal to 1000. Divide both sides of the equation by 100. So we'll get 10 days। तो 10 days में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कवर हो जाती है परचेज कॉस्ट। तो अगर तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 10 दिन से कम का है तो उसमें फिर आप अगर 9 दिन पे अगर जाते हैं तो आप $50 बनाते हैं, 8 दिन पे जाएंगे तो $100 बचेंगे आपके। तो यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये जो अब इसने फिर नीचे जो बता भी दिया है, द लीज कॉस्ट इज द सेम एज द परचेज कॉस्ट एट 10 days। इफ यू लीव द आइटम फॉर 12 days इट वुड बी मोर इकोनॉमिकल टू परचेज इट। तो अगर 12 दिन के लिए चाहिए तो अब आप उसको परचेज कर लें, क्योंकि अब आप उसमें जो आपने फ्यूल डाला है अब उसकी कॉस्ट वगैरह जो भी आपने कवर भी करनी है। तो ये सपोज करें कि अगर आप ये जनरेटर ही की बात करें तो अगर आपका काम ही जो है वो कंस्ट्रक्शन का है तो आपने इसमें एक मरतबा अगर आपने खरीद लिया तो ये अगले प्रोजेक्ट में भी यूज़ हो सकता है। तो आपने ये डिसीजन फिर इसके लिए आपको क्वांटिफिकेशन की ज़रूरत है, ये इसके लिए आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन मीन्स आप इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि जो मैंने पहले से शुरू दिन से दो चीज़ों पर एम्फेसाइज कर रहा था कि
या तो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है या क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो है वो इनिशियल लेवल पे, जब आप यू आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, तो यू हैव टू गो फॉर क्वांटिफिकेशन। और जब आपका एक्सपीरियंस, रीजनेबल एक्सपीरियंस आ जाता है, तो देन यू कैन गो फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। And so this is how you can make the decision whether to buy it, or you can make it, or you can lease it or purchase it. Now these are various kinds of contracts used in project management, and these contract types are very much part and parcel of PMBOK guide 6th edition. So common types of contract क्या हैं जी? Firm fixed price, cost plus, time and material, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक्चुअली है क्या क्या, तो अभी हम आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद है जी, दूसरा है अभी जो फर्म फिक्स प्राइस इसमें लिखी आई थी, कि उसके बारे में बता रहे थे। फर्म फिक्स प्राइस जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके 3 फर्दर वो क्लासिफिकेशन हैं। फर्म फिक्स प्राइस, फर्म प्राइस इंसेंटिव फी, फिक्स्ड प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट। अभी अगर आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप, यू गाइस आर वेरी मच रेगुलरली वाचिंग दीज टेलीविजन प्रोग्राम्स, स्पेशली जो डिस्कशन न्यूज़ चैनल्स पे जो डिस्कशंस आते हैं, तो इसमें जो ख़ास तौर पे जब फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको स्किप कर जाते हैं, बिकॉज फाइनेंस की चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। बट व्हेन यू विल गो इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ, तो यू विल सी कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे एम्फेसिस होता है थ्रू आउट, वो उसकी फाइनेंसिस पे होता है। तो यू अगर आपका अभी तक इंटरेस्ट नहीं है, तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन programs which discuss about budgets and finances and all that. It will give you a very good idea that how to operate and work in an organization when you go into the practical side of it. तो अब इसमें एक्चुअली इसकी जो चीज़ें हैं वो, मेरा ख्याल है अभी मैं इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की पोजीशन में हूँ तो सही, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको स्किप इसलिए कर रहा हूँ, या चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कॉम फिक्स प्राइस में एक्चुअली क्या होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से डील कर लेते हैं कि जी ये मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, और इतने प्राइस में मुझे बनवाना है। अगर वो एग्री कर जाता है, तो आप दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं, एंड यू जस्ट हैंड इट ओवर टू देम। तो आपने अक्सर एक टर्म बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हुए सुनी होगी, टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जब आपको जब प्रोजेक्ट हैंड ओवर होता है ओनर को, तो वो सिर्फ उसकी चाबी घुमा के और वो प्रोजेक्ट जो है चल पड़ता है। तो नॉर्मली जो आपके वजीर और ये जो जाते हैं, तो जब वो इफ्तिताह कर रहे होते हैं, तो अपनी तख्ती लगाने के लिए जाते हैं और इफ्तिताह करते हैं। और उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट बन जाता है और उस वक्त तक जब वो इक़्तिदार में होते हैं, तो फिर वो जाते हैं चाबी घुमाने के लिए। तो हमें लगता है कि जी उन्होंने बड़ा काम किया। वो काम आपके पैसों से हो रहा होता है, लेकिन नाम उस पर बेनज़ीर एयरपोर्ट, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, या अभी जो गुजदार साहब ने अपने बाप के नाम पे एक हॉस्पिटल बनवाया, तो पैसा हमारा है, लेकिन नाम ये लोग अपने इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो वजह उसकी ये है कि चूंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो चीज़ों को उस तरह से समझते नहीं। उसके बाद है फर्म प्राइस इंसेंटिव फी। फर्म प्राइस की इंसेंटिव फी का मतलब ये है, यहीं से समझ में आ रहा है कि पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ फर्म फिक्स थी, कि मतलब फिक्स प्राइस होगी कि ये आपको हम लमसम आपको अमाउंट देंगे एंड यू डू द प्रोजेक्ट। फर्म प्राइस प्लस इंसेंटिव में आप ये कि अगर आप उस प्रोजेक्ट को उससे कहते हैं कि जो एग्री टाइम पीरियड है उससे जल्दी अगर आप करवाना चाहते हो, तो आप उससे ये कहते हैं कि ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो फिक्स प्राइस पर है, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम पहले अगर बना देंगे, तो यू विल गेट एडिशनल अमाउंट। तो वो फिर उससे क्या होता है कि वो उस प्रोजेक्ट में ज़रा ज़्यादा एफर्ट लगा के काम करता है। फिर है फिक्स प्राइस पुल विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट। यहाँ पर इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट जो है बेसिकली वो ये होता है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्पेशली बाहर की कंपनीज अगर आपके मुल्क में आके अगर वो प्रोजेक्ट लगा रही हैं, तो वो उसको अपनी जो प्राइसिंग होती है उसको लिंक, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो डॉलर के अगेंस्ट उसकी एडजस्टमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। तो चूंकि वो, उनको तो अपने मुल्क में अपनी करेंसी में पैसा चाहिए, डॉलर अमाउंट चाहिए,
तो वो उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट में यही डाल देते हैं कि इसकी जो पैरिटी है वो डॉलर के साथ एडजस्ट होगी। आप भले से पैसा हमें ₹5 में ही दें, लेकिन उस वक्त का जो प्रिवेलिंग रेट होगा डॉलर का, आप हमें उस अमाउंट को आप हमें पे करेंगे। तो अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कहलाता है फिक्स प्राइस विद इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट। तो आई होप कि ये आपको तीनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टाइप था वो था कॉस्ट प्लस। तो कॉस्ट प्लस की जो है वो फिर आपके पास तीन मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये कॉस्ट प्लस जो है बेसिकली कॉस्ट रीइंबर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और इसमें जो तीन इसके जो मुख्तलिफ इकसाम है वो है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी है, और कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है। तो ये जिस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो इट विल गिव यू वेरी फेयर आइडिया व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। कि कॉस्ट प्लस इंसेंटिव में आपने एक अभी कॉस्ट प्लस इंसेंटिव का मतलब एक्चुअली क्या है कि आपने वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट ये करता है कि जी जितना पैसा लगता जाएगा मैं आपसे लेता जाऊंगा और उसको लगाता जाऊंगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको जो जो बिल जो है उससे रेलेवेंट वो मैं आपको सबमिट करूंगा, यू वेरीफाई एंड मेक द पेमेंट। ये है बेसिकली कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। कॉस्ट में वो इंसेंटिव मांगता है। वो इंसेंटिव ये बेसिकली ये है कि अगर आपने उसे ये कहा कि जी ये इतना जल्दी बना दोगे तो हम आपको इससे एक्स्ट्रा देंगे, तो ये कहलाएगा कॉस्ट प्लस इंसेंटिव। कॉस्ट प्लस फिक्स फी में ये है कि कॉस्ट है और जो फिक्स जो उसका अपना जो प्रॉफिट है उसको आप फिक्स कर देते हैं। तो ये एक्चुअली उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है, जो कि यहाँ पर था कॉस्ट प्लस सॉरी जो फॉर्म फिक्स प्राइस वाला जो था। उसके बाद कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली वो मतलब अपनी जो कॉस्ट होती है, जो अपना उसका जो जो काम कर रहा है उसके जो चार्जेस, अब ये जो कॉस्ट है वो तो मटेरियल जो लग रहा है या जो लोगों की जो पेमेंट्स हो रही हैं जो आप उसको दे रहे हैं ये तो उसकी बात है जो कॉस्ट की जब हम बात करते हैं। लेकिन जो अब जब वो काम पूरा कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसको अपनी कंपनी के लिए भी तो कुछ प्रॉफिट अर्न करना है। तो उसको वो फिर लिंक करता है कि जितनी कॉस्ट लगेगी उसकी एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो मेरे चार्जेस हो। तो इस तरह का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो जैसे अगर आप इसको अभी इसमें आएगा भी थोड़ा सा आगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आता है जी ये टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली हाइब्रिड है कॉस्ट रिइंबर्सल में और फिक्स प्राइस का। तो और ये नॉर्मली जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए और आप चाहते हैं कि जी बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस सूरत में फिर आप टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी तरफ आप जाते हैं। तो ये है बेसिकली हाइब्रिड अरेंजमेंट है कॉस्ट रिइंबर्सिबल जो ये पिछली वाली स्लाइड में था, और फिक्स प्राइस जो कि इससे भी पिछली वाली स्लाइड में। तो इन दोनों का जो हाइब्रिड है वो टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उसके बाद जो लास्ट है लास्ट वाला इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन मैं लास्ट वाला मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जैसे वो यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिट प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बेसिकली जिसमें स्पेसिफिकेशंस होती है। स्पेसिफिकेशंस का मतलब ये कि जैसे अगर सड़क बनानी है आपको, तब आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि ये कितनी लंबी सड़क है। तो अनटिल एंड अनलेस अच्छा फिर जब आप बना भी रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पर वो जो सड़क है उसके ऊपर बीच में पता चला एक नाला आ रहा है तो वहाँ पर आपको एक ब्रिज बनाना होगा तो ब्रिज की कॉस्ट अलग बनेगी। अगर रेतीली ज़मीन है तो उसकी प्राइस अलग होगी क्योंकि उसमें आपको खुदाई में मेहनत ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन अगर पथरीली ज़मीन है तो उसमें खुदाई ज़्यादा होगी। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली वो पर यूनिट कॉस्ट आपको बता देते हैं, इसीलिए उसको यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पर यूनिट कॉस्ट होती है। और उसके बाद अगर जितना भी किलोमीटर की वो सड़क बनेगी तो जितना जितना पैच उसका रेतीला होगा तो उसको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालेंगे। जितना उसमें पथरीली ज़मीन होगी तो उसके हिसाब से। इसी तरह से अगर वो कोई नाला है तो उसमें अगर उसने अंडरग्राउंड कोई चीज़ केबल वगैरह ले किया है तो उसकी कॉस्ट। तो ये सारा पर यूनिट बेसिस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होता है। तो ये है बेसिकली यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स। और अब इसमें थोड़ा सा इसका एनालिसिस दिया है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फिक्स प्राइस जो है उसमें ये कहता है कि जी कॉन्ट्रैक्टर अज्यूम्स रिस्क।
जबकि कॉस्ट रिइंबर्सिबल में ओनर अज्यूम्स द रिस्क। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर आपने फिक्स प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो चूंकि आपने प्राइस फिक्स कर ली है, तो अगर सपोज करें कि जी पेट्रोल के रेट चढ़ गए आगे चल के, या डॉलर अभी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि उसमें आपने उसको डॉलर के साथ उसकी पैरिटी तो सेट नहीं की थी, ₹5 में था, और उसको बाहर से कोई चीज़ मंगवानी पड़ रही है, तब वो बाहर से मंगवाएगा तो अब उसको डॉलर के हिसाब से पे करना है। लेकिन जब इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो वहाँ पर डॉलर की कंसिडरेशन उसने नहीं रखी थी, तो यहाँ पर सारा जो रिस्क है वो चला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। इसमें ओनर के ऊपर रिस्क क्यों है? क्योंकि जब आप उसको पर यूनिट जो जो मटेरियल प्रोक्योर कर रहा है, उसके हिसाब से जब आप उसको बाउंड करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि यार कौन सा मेरी जेब से जाना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगा के और अपनी कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता चला जाएगा। क्यों बढ़ाएगा? इसलिए कि उसमें वो ये दिखेगा कि अगर उसमें जो इंसेंटिव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इंसेंटिव नहीं मिल रहा तो वो चीज़ ₹1 की खरीदेगा, लेकिन पर्ची जो बना के लाएगा, चूँकि आप उसकी कॉस्ट को कैसे असर्टेन करेंगे कि इसने इतना पैसा लगाया या नहीं लगाया? तो वो रसीदें होंगी, जो आपने बैठ के उसको चेक करना है। तो अगर तो आपकी ऑडिट टीम बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आप कॉस्ट रिइंबर्सिबल पे जाएँगे, और अगर आपकी स्ट्रांग टीम नहीं है, तो आपके लिए जो ज़्यादा सूदमंद है वो है फिक्स प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर जो एंटिसिपेशन पे काम चल रहा होता है फिक्स प्राइस में, कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टर इज पेड कॉस्ट प्लस एन एडिशनल अमाउंट फॉर ओवरहेड एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो है वो सारा ओनस जो है वो चला जाता है जो बनवा रहा है प्रोजेक्ट उसको। यहाँ पर सारा ओनस जो है वो जो बना रहा है उसके ऊपर चला जाता है। इस तरह से फिर तीसरे नंबर पर जी कॉन्ट्रैक्टर इज इंडिपेंडेंट एंड परफॉर्म्स द वर्क एज इट सीज फिट। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये टर्न की प्रोजेक्ट्स भी होते हैं चलो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से चीज़ें लगा रहा होता है। और अगर वो बीच में अगर वो ओनर जो है जाके अगर उसको बोले भी कि भाई ये यूँ होगा, बोला कि भाई आपने तो जो फिक्स प्राइस मेरे साथ सेट की है, उसमें मुझे तो ये चीज़ इसी तरह मिल रही है। तब आप यहाँ पर ये देखें कि आपको जो एचआर में मैंने बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है कि चूंकि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही ट्रिकी होना पड़ता है। अगर वो आप इसकी निटी-ग्रिटीज़ को अगर आपने एनालाइज़ नहीं किया होगा, तो यू आर गोइंग टू फेस द म्यूज़िक। इसी तरह से यहाँ पर ओनर में डायरेक्ट वर्क, चूँकि आप कॉस्ट भी लगा रहे हैं, तो आप खुद कहते हैं कि नहीं जी इसमें ये इतना महँगा चीज़ नहीं लगानी, मैंने सस्ती चीज़ लगानी है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर, जो बिल्डर्स होते हैं, वो नॉर्मली ओनर तो होते हैं, लेकिन जिससे बनवा रहे होते हैं उस वक़्त वो एज़ एन ओनर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपको दे रहे होते हैं, तो वो एज़ अ बिल्डर बन के बेच रहे होते हैं चीज़ें। फिर उसके बाद है स्कोप ऑफ वर्क इज क्लियरली डिफाइंड टू इनेबल एन एक्यूरेट एस्टिमेट। यहाँ पर आपको स्कोप जो है वो बहुत अच्छी तरह डिफाइन करना होता है, तो तब आप उससे फाइट कर सकते हैं फिक्स प्राइस में। और यहाँ पर आप जो स्कोप ऑफ वर्क और कॉस्ट जो है मे नॉट बी क्लियरली डिफाइंड, तो जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे चीज़ों में चेंजेस आती जाएंगी। तो ये वाले इस वाले कॉस्ट रिइंबर्सिबल में चेंज मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन ज़रा ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर कहता है जी चेंज ऑर्डर्स बाय ओनर इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ओनर जो है उसको फिर वो चेंज ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। यहाँ पर नो चेंज ऑर्डर्स, वर्क इज परफॉर्म्ड एंड पेड ऑन टाइम एंड मटेरियल बेसिस। जिस तरह से टाइम और मटेरियल लगता चला जाता है, इसी तरह आपने घर पे भी देखा होगा कि घर पे जब वो काम करने आता है और अगर आपने उससे कहा जैसे पेंट करवा रहे हैं, तो आप उससे कहें कि जी मुझे एक दिन में एक कमरा चाहिए, तो उसकी प्राइस कुछ और होगी। अगर वो कहेगा कि जी मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, तो वो हो सकता है कि एक दिन का काम जो है वो 2 घंटे में करके चला जाए। अगर आपने उसे ये कहा कि जी वो पर डे के हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो वो एक दिन का काम को 2 दिन को रुलाएगा ताकि उसके पैसे ज़्यादा बने। तो इस वजह से ये इश्यूज आते हैं, और इनको सबको कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आपको ये दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का आइडिया होगा, तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर प्रोजेक्ट वेरी इफेक्टिवली। अदरवाइज यू विल हैव टू सी थ्रू इट। ये जो पिछली वाली स्लाइड में बताया, इसीलिए इसमें यहाँ पर अब आपको ये दिखा रहा है बेसिकली कि किस टाइप के प्रोजेक्ट में किसका रिस्क ज़्यादा है और किसका रिस्क कम है। तो यहाँ से ये चलता है जो कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट्स में बायर का रिस्क हाई है, और फिक्स प्राइस वाले में सेलर का रिस्क हाई। तो अब आपने ये देखना है कि आप इसमें से कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ
साइन करना चाहेंगे, फिर आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। कंडक्ट प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट में stands for request for proposal, RFQ is request for quotation, बिड्स होती हैं जिसको टेंडर्स बोलते हैं, जो अब ये उसकी स्टेजेस बताई गई हैं। ये प्री प्रोक्योरमेंट स्टेज, ये प्री प्रोक्योरमेंट स्टेज जो है वो बेसिकली प्री क्वालिफिकेशन स्टेज कहलाती है। ये प्री क्वालिफिकेशन और ये सब चीज़ें हैं क्या, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है जी RFQ स्टेज, फिर RFP स्टेज, फिर सेलेक्टेड प्रेफर्ड इन्वेस्टर। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है जिसको एक्सप्लेन किया गया है। आउटलाइन फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है क्या वो अभी आगे भी मैं बताऊंगा, अभी डोंट हैव टू वरी अबाउट, लेकिन अभी फिलहाल जस्ट हैव एन आइडिया कि जिस तरह से जो आपका एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, आपका जो टेंडर नोटिस, जिसको दूसरे अल्फाज में समझने की ये आपका टेंडर डॉक्यूमेंट ही है। तो ये उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये फिर इसका टेम्पलेट है बेसिकली। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये उसका एक आउटलाइन दी हुई है। और इसकी एग्जांपल अगर आप चाहें तो नेट पे पूरी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा इसमें। एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ, यहाँ पर है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये वाली, मैं इसको यहाँ से पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये मैंने मुख्तलिफ स्लाइड्स आपको इसमें डाली हुई हैं। जो आपने अक्सर जो न्यूज़ ये न्यूज़ पेपर की कटिंग्स ही हैं सारी। तो ये मैंने इस तरह से इसलिए दिखाया आपको कि आपको अंदाज़ा हो कि ये टेंडर वगैरह जो है, ये मतलब इस वक्त आपको बड़ी अजीब सा लगता होगा, पता नहीं कौन बेवकूफ़ है जो इतनी इतनी चीज़ें छापवा रहे हैं अखबार में। लेकिन नॉर्मली आप देखें तो ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये टेंडर्स वगैरह दे रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि चूंकि गवर्नमेंट जो है वो उसके पास फंडिंग जो होती है वो पब्लिक पैसा होता है। तो जो पब्लिक पैसा है वो आंसरेबल है टू द पब्लिक, चूंकि गवर्नमेंट कहीं कमाने नहीं जा रही। तो उसको उसको गवर्न करने के लिए पेपरा रूल्स कहलाते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेपरा। तो इसको पेपरा जो है उसकी कंडीशन ये है कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो कम से कम आपके पास 3-4 ओपन बिडिंग करेंगे। ओपन बिडिंग का मतलब ये कि आप अखबार में ऐड देंगे। और अक्सर आपने जर्नलिस्ट का और गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट भी देखा होगा। तो जब जब जो जर्नलिस्ट हैं गवर्नमेंट को टाइट कर रहे होते हैं किसी भी हवाले से, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एडवर्टीजमेंट जो है वो फिर उस चैनल को या उस अखबार को देना बंद कर देती है, तो फिर उससे उनका बिजनेस ठप होता है। तो ये अंदर से सारी मिली भगत चल रही होती है। तो अक्सर आपने बहुत सारे आपको तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप चैनल वालों से कहें कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, तो अगर तो वो उनको ये लगेगा कि जी हमारी इससे टीआरपी इंक्रीज होगी, तो वो आपको लिफ्ट कराएंगे, अदरवाइज वो आपको लिफ्ट नहीं करवाएंगे। सो और अच्छा इसमें फिर ये आईएफबी के अलावा इनविटेशन फॉर बिड, ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ही होता है। कहीं कहीं पर इसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते हैं, कभी इसको इनविटेशन फॉर बिड कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी स्लाइड अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आप बेसिकली आप एक नोटिस सर्व करते हैं और उसमें आप देखते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग द जॉब। तो जो अगर आप आगे जाके अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से खेल में आना चाहिए। और एक चीज़ उसमें आपको नज़र आएगी, इन तमाम बिट्स को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें टर्म यूज हुई होगी अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी को आप यूँ समझ लें कि जिस तरह से बयाना कहलाता है उर्दू में, या आपको जैसे अगर कहीं पर किराए का मकान लेते हैं तो उसमें जो आप उसको जो एडवांस देते हैं और फिर जब आप घर खाली करते हैं तो वो एडवांस अमाउंट जो है उसे वापस करनी होती है। तो वो जो वापस करता है तो वो ये देखता है कि जी आपने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो एक तरह से श्योरिटी होती है। तो ये श्योरिटी बॉन्ड भी हो सकता है। और नॉर्मली ये जो है वो 2 to 5% ऑफ दी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। तो अगर पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो उसमें 1 लाख है, तो 2 से 5% जो है वो अर्नेस्ट मनी होती है, और ये आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होता है। सो आवर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर इन लेस देन 1 minute, so don't go away, I'll be back in 2-3 minutes.
and we will continue because today is our last class, hopefully, inshallah, because we are going to cover both the chapters today, and it will be covered. So I hope that you guys will be with me, and we will be back in just 2-3 minutes, and we will inshallah complete this whole exercise by the end of the day today, and we will part afterwards. So thank you for your time, and I'm coming back. So wait for me, and we will continue.